हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ में हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम कक्षा 9 विज्ञान विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम 2023-24 पर आधारित है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि सत्र 2023-24 के लिए आपके सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। तो उसी नवीनतम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हम आज से आपके विज्ञान विषय की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदार्थ या द्रव्य की, कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो इस विश्व में, इस पूरे संसार में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहा जाता है? उसे पदार्थ कहा जाता है। यानी हम अपने आसपास, अपने वातावरण में जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं वो सब क्या है? वो पदार्थ से मिलकर ही बनी है। हम अपने वातावरण में, अपने परिवेश में, हमारे आसपास जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं वो सब पदार्थ से ही बनी है। ये एक साधारण परिभाषा है। अगर बात करें विज्ञान की भाषा में कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ भी, यानी ऐसी कुछ भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। संसार की कोई भी वस्तु या कोई भी चीज जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहा जाता है। अब द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान मापन की एक इकाई है। क्या है? द्रव्यमान मापन की इकाई है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक मापन की इकाई है। जैसे आप सबको पता होगा, कोई भी जो द्रव पदार्थ होता है, बहने वाला पदार्थ, उसको हम किसमें मापते हैं? उसको हम मापते हैं लीटर में। किसमें मापते हैं? लीटर में। कोई ठोस पदार्थ होता है, उसको हम किसमें मापते हैं? उसको हम मापते हैं किलोग्राम में। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान मापन की एक इकाई है। तो संसार की कोई भी चीज जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है और एक बड़ी वस्तु या बड़ी चीज का क्या करता है? निर्माण करता है। अगला बिंदु है कि जो आपका पदार्थ है वो पदार्थ क्या है? पदार्थ आपका कणों से बना है। किससे बना है? कणों से। और यह सतत नहीं है। मतलब क्या हुआ कि पदार्थ कणों से बना है और ये सतत नहीं है। सतत का मतलब है कि ये लगातार नहीं बना रहता। जैसे जैसे आप इसको तोड़ते जाओगे तो ये टुकड़ों के अंदर क्या होगा? विभाजित होते जाएगा। ठीक है। अगला है कि पदार्थ के जो कण हैं वो अत्यंत कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण है वो अत्यंत ही छोटे होते हैं। जैसा आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे उदाहरण हैं, वो सब पदार्थ के ही क्या है? उदाहरण हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा कुछ भी या ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये सतत नहीं है। सतत का मतलब है कि पदार्थ को अगर हम टुकड़ों के अंदर तोड़ते जाएंगे तो ये टुकड़ों के अंदर टूटता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसकी अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो ये सतत नहीं है, यानी लगातार बने रहने वाला नहीं है। ये कुछ समय के बाद नष्ट भी हो सकता है। तो ये थी पदार्थ की सामान्य परिभाषा। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गेहूं, शहद, चावल, शक्कर, दाल, दूध, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ के ही उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बात करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप, कि पदार्थ की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है। तो पहली है पदार्थ की भौतिक व्यवस्था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। देखो कैसे पता चलेगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है? तो पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं। इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और दूसरी विशेषता है
कि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे सामने दो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। पहला उदाहरण में क्या किया गया है कि जल के अंदर नमक को घोला गया है, जल के अंदर नमक को घोला गया है। तो जो नमक के कण हैं वो जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें समावेशित हो जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह भी होती है। इससे क्या पता चल रहा है कि पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। तभी तो जब हमने जल के अंदर क्या मिलाया है, नमक मिलाया है, तो कुछ समय बाद जब हम उस गिलास को हिलाते रहते हैं तो जो नमक के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, जल के कणों के भीतर समावेश हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं और हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है। इसके अलावा दूसरा जो उदाहरण है वो ये बता रहा है कि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो अत्यंत ही छोटे होते हैं। देखो जैसे उदाहरण के अंदर हमने क्या लिया है, 100 ml जल लिया है। क्या लिया है, 100 ml जल लिया है और उसके अंदर हम 10 ml क्या मिला रहे हैं, उसके अंदर हम 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। देखो पानी कितना है, 100 ml और इसके अंदर हम एक छोटी सी मात्रा यानी केवल 10 ml क्या मिला रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये क्या करेगा, ये जो जल का रंग है इसको क्या करेगा, बदल देगा। क्या करेगा, जल के रंग को बदल देगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये 100 ml जो जल है, ठीक है, अब इसके अंदर तो मिलावट वाला जल था, इसमें से हमने केवल 10 ml जल वापस निकाला। पहले तो हमने 100 ml क्या लिया था, शुद्ध जल, इसमें हमने क्या किया, 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। तो इसने क्या किया, इस 100 ml जो जल था इसके रंग को बदल दिया। फिर ये जो बदले हुए रंग वाला जो विलयन था, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने 10 ml विलयन को बाहर निकाला और इसको फिर दूसरे 100 ml शुद्ध जल के अंदर मिला दिया, ठीक है। तो इस छोटी सी मात्रा ने भी इसका रंग क्या कर दिया, इसका रंग, इस विलयन का रंग बदल दिया। मतलब क्या हुआ कि पदार्थ के छोटे से छोटे कणों में भी इतनी ताकत है कि ये बड़े से बड़े जो विलयन है उसको भी परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब पदार्थ के कण क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। इन दो उदाहरणों से हमें यह पता चला कि पहला पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और दूसरा पता चला कि पदार्थ के जो कण हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म, यानी पदार्थ के जो कण हैं उनके महत्वपूर्ण गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो पहला गुण होता है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान, यानी कि खाली जगह होती है। पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान। तभी तो हमने देखा कि जब हमने जल के अंदर किसको घोला, जल के अंदर हमने नमक को घोला तो नमक आसानी से जल के अंदर क्या हो गया, विलीन हो गया और हमें नमक दिखाई देना बंद हो गया। तो ये क्यों संभव हुआ, ये इसीलिए संभव हुआ कि जल के कणों के बीच में खाली जगह थी, उसमें नमक के कण क्या हो गए, समावेशित हो गए। दूसरी विशेषता है, पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर क्या होते हैं, वो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वो गति करते रहते हैं। तीसरी विशेषता है कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये तीन पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्म हैं। अभी हम इनको बारी बारी से समझेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। तो आपको यह याद रखना है कि पदार्थ के कणों की तीन विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, दूसरी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी गति करते रहते हैं, वो एक जगह स्थायी नहीं होते, और तीसरी विशेषता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब हम बारी बारी से इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तो पहला उदाहरण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच
रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है। तो अगर हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की बात करें तो सबसे कम किसमें होता है, ठोस पदार्थ में। यानी ठोस पदार्थ में कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, वो सबसे क्या होती है, कम होती है। और इसी वजह से जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके कठोर होते हैं, क्योंकि ठोस के कणों के बीच जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, वो बहुत ही कम होता है, जैसा आपको चित्र के अंदर दिख रहा है। फिर ठोस से अधिक किसमें होता है, द्रव में। यानी द्रव के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। क्या होता है, ठोस की तुलना में ज्यादा। जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा दूसरे नंबर का, लिक्विड। लिक्विड का मतलब है द्रव। क्या है, लिक्विड का मतलब है आपका द्रव। तो द्रव के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ठोस की तुलना में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। फिर सबसे अधिक किसमें होता है, गैस में। यानी गैस के कणों के बीच में जो खाली जगह है वो क्या होती है, वो सबसे अधिक होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि ठोस के कणों के बीच में सबसे कम, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक गैस में। तो अगर आपको क्रम पूछे तो सबसे पहले क्या आएगा, गैस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, सबसे अधिक। उससे कम किसमें होता है, द्रव में, और उससे कम किसमें होता है, ठोस में। ठीक है, तो सबसे अधिक कणों के बीच रिक्त स्थान किसमें होता है, सबसे अधिक गैस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम ठोस में। इन ठोस पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होता है, और इसी वजह से जो ठोस पदार्थ है वो कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। द्रव में थोड़ा कम होता है, इस वजह से जो द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थों में बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, और गैस के अंदर सबसे कम होता है, इस वजह से गैस के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो स्वतंत्र गति करते हैं। क्या करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं, क्योंकि इसके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि क्या पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है या नहीं होता है। तो जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, या तो चाय बनाते हैं या नींबू पानी यानी कि शरबत बनाते हैं, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने आगे भी बताया था कि जब हम जल के अंदर क्या मिलाते हैं, जल के अंदर हम नमक मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद जो नमक है वो जल के अंदर पूरी तरह क्या हो जाता है, घुल जाता है, और हमें नमक दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह जब हम जल के अंदर क्या मिलाते हैं, ये आपका जल है, जल के अंदर हम चीनी मिला रहे हैं या नमक मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, चीनी या नमक, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये क्यों घुल रहा है, ये इसलिए घुल रहा है कि जल के जो कण थे उसके बीच में क्या है, उसके बीच में रिक्त स्थान है, और उस रिक्त स्थान में ये जो चीनी या जो नमक के कण हैं वो क्या हो रहे हैं, वो समावेशित हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तभी तो जब हम एक पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में घोलते हैं तो वो ज्यादातर केस में उसके अंदर घुल जाता है, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह हो जाती है, और उस खाली जगह के अंदर उस पदार्थ के कण जिसको हम घोल रहे हैं उसके कण क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता या गुणधर्म है कि पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, लगातार वो गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कणों में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कणों की गति यानी जो गतिज ऊर्जा है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो तापमान है, तापमान और गतिज ऊर्जा एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। यदि तापमान बढ़ेगा तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, और यदि तापमान कम होगा तो कणों की गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कणों की जो गति है वो सबसे कम किसमें होती है, ठोस में। सबसे कम किसमें होती है, ठोस में। कारण क्या है, क्योंकि ठोस पदार्थ के
कणों के बीच में जो खाली जगह है वो सबसे कम होती है, और इस वजह से ठोस के कणों में जो गति है वो क्या होती है, वो भी सबसे कम होती है। उससे अधिक किसमें होती है, द्रव में। ठीक है, और सबसे अधिक कणों की जो गति है वो किसमें होती है, वो होती है आपके गैस में। तो आप लिख सकते हैं कि जो कणों की गति है वो सबसे अधिक किसमें होती है, गैस में। ठीक है, उससे कम किसमें होती है, उससे कम होती है द्रव में, और उससे कम किसमें होती है, ठोस में। ठीक है, अब कारण क्या है कि गैस के कणों के बीच की जो दूरी थी वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, दूरी क्या होती है, गैस के कणों के बीच की जो दूरी है, जो रिक्त स्थान है, वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो गैस के जो कण हैं उनकी जो गति है वो भी सबसे अधिक होती है। फिर उससे कम किसकी होती है, द्रव की। और सबसे कम कणों की जो गति है वो किसमें होती है, वो होती है ठोस में। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है, इसमें क्या हो रही है, इसमें आपको जलती हुई अगरबत्ती दिखाई दे रही है। क्या हो रही है, जलती हुई अगरबत्ती दिखाई दे रही है। तो आप देखते हैं कि जब आप अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके जलाने के कुछ समय के बाद उसकी जो सुगंध है वो क्या हो जाती है, वो चारों तरफ फैल जाती है। जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसके जलाने के कुछ समय के बाद उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पदार्थ के जो ये कण हैं, ठीक है, कणों के अंदर क्या हो रही है, कणों के अंदर गति हो रही है, और इसी वजह से जो सुगंध है वो चारों तरफ क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो इस उदाहरण को आसानी से याद रख सकते हैं कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो जलाने पर उसकी जो सुगंध है वो कुछ समय बाद चारों तरफ फैल जाती है। इसका मतलब है कि पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जो अगरबत्ती है वो कैसी है, वो ठोस है। लेकिन जब हम इसको जलाएंगे तो इससे जो धुआं उत्पन्न होगा वो क्या है, वो एक प्रकार की गैस है। क्या है, गैस है। और गैस के जो कण हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, वो सबसे अधिक होती है, और इसी वजह से गैस के जो कण हैं वो आसानी से चारों तरफ सुगंध के रूप में फैल जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं तीसरे गुणधर्म की तरफ। तीसरा गुणधर्म है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। और इसी वजह से जो ठोस पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं, वो कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर और दृढ़, या हम कह सकते हैं कि काफी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और उन्हें तोड़ना आसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है। उससे कम किसमें होता है, उससे कम होता है द्रव में। और सबसे कम जो आकर्षण बल है वो किसमें होता है, वो होता है गैस में। अब इसकी वजह क्या है, ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल होने का कम कारण क्या है कि कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है। कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, वो आपका सबसे कम होता है। और कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम है, इसका मतलब सभी कण आपस में एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी वजह से सबसे अधिक जो आकर्षण बल है वो किसमें होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, और उससे कम किसमें होता है, गैस में होता है। तो ये आपको क्रम याद रखना है कि सबसे अधिक किसमें होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे कम किसमें होता है, द्रव में होता है, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है। अब कारण पूछे तो क्या है कि ठोस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है, इसी वजह से ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर उससे कम द्रव में, तो द्रव पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो थोड़ा हल्का सा पाया जाता है, ठोस की तुलना में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो द्रव के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो द्रव ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। और गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है। और इसी वजह से जो गैस के कण हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। अब बात करते हैं उदाहरण की कि हम उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है या नहीं होता। तो आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपके नल से पानी टपक रहा है। क्या हो रहा है, नल से पानी निकल रहा है। तो जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को
अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वह धार टूट जाती है या नहीं टूटती है? तो वो धार नहीं टूटती है। आपने देखा होगा कि जब हम पानी के नल को शुरू करते हैं और पानी की जो धार है उसको हम अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो धार नहीं टूटती है। कारण क्या है कि जो पानी की धार है वो क्या होती है, आपस में जुड़ी रहती है। क्या होती है? जुड़ी रहती है। पानी की जो कण है वो पानी के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि जो पानी के कण हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और इस वजह से जो नल से बहती हुई धारा है उसको जब हम अंगुली की मदद से काटने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पानी है, जल के कण हैं, वो एक दूसरे के साथ मजबूत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ के कणों की 3 महत्वपूर्ण विशेषता थी। पहली विशेषता थी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और तीसरी विशेषता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं कि कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको हम इस चित्र की मदद से भी समझ सकते हैं कि सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इसी वजह से जो ठोस हैं वो कैसे होते हैं, वो कठोर होते हैं और इनमें जो बहने का गुण है, किसका गुण, बहने का गुण है, वो नहीं पाया जाता, क्योंकि ठोस के जो कण है वो मजबूती से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। फिर द्रव के अंदर क्या होता है, द्रव के अंदर जो आकर्षण बल है वो कणों के बीच आकर्षण बल मध्यम होता है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि द्रव के अंदर किसका गुण पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी कि विसरण का गुण, बहने का मतलब है विसरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने का गुण है जिसे हम कहते हैं विसरण या फैलने का गुण, वो पानी के अंदर पाया जाता है। फिर बात करते हैं गैस की, तो गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे क्या होता है, कम होता है और इसी वजह से गैस को खुले में रखने पर वो आसानी से वायुमंडल में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो ये थी पदार्थ की 3 विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। ये पदार्थ है वो प्रकृति में कितने रूपों में पाया जाता है? तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था है। कितनी? 3। वैसे तो 5 अवस्था है लेकिन मुख्य कितनी है, मुख्य आपकी 3 ही है। कौन कौन सी? पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव और तीसरी है आपकी गैसीय अवस्था। पदार्थ की 3 मुख्य अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। लेकिन कुल कितनी है? कुल आपकी 5 है। चौथी कौन सी है? चौथी है आपकी प्लाज्मा। कौन सी है? प्लाज्मा। ठीक है, और पांचवी है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कौन सी है? पांचवी है आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको मैं मिटा देता हूं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्था है। ठीक है, 3 प्रमुख है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर आपको कोई पूछे तो कुल कितनी है? 5, लेकिन प्रमुख कितनी है? 3, ठोस, द्रव और गैस। अब हम जो मानव हमारा शरीर है उस मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। यानी उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं कि मानव का जो शरीर है उसमें भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं हमें देखने को मिलती है। जैसे हड्डियां और दांत, तो हड्डियां और दांत कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। फिर हमारा रक्त यानी खून और जल, ये कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में। इसके बाद फेफड़ों में जो हवा है वो हवा हमारी गैसीय अवस्था में और 70% जो पानी है वो हमारे शरीर में मौजूद है। यानी मानव शरीर है, मानव शरीर के अंदर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। ठीक है, हड्डियां और दांत ठोस अवस्था में होते हैं, रक्त और जल द्रव अवस्था में और फेफड़ों के अंदर जो हवा है वो गैसीय माध्यम या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। अब हम बारी बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, गैस क्या होती है और द्रव अवस्था क्या होती है और उनकी विशेषता या गुण धर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैंने एक चार्ट और बना रखा है, पदार्थ की 5 अवस्था को बता रखा है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्था है।
सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठीक है, तो देखो ठोस की अवस्था के जो गुण हैं ठोस के, वो तो हमने देख लिए। क्या देख लिए थे कि ठोस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या होता है, रिक्त स्थान सबसे कम होता है। रिक्त स्थान क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम मतलब सबसे कम। फिर हमने देखा था कि जो गतिज ऊर्जा है, यानी जो गतिशीलता है, गतिज ऊर्जा, वो भी क्या होती है, वो भी सबसे कम, मिनिमम। लेकिन सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक होता है आकर्षण बल। क्या होता है, आकर्षण जो बल है वो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक यानी कि मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। ये हमने 3 बातें पढ़ रखी है। अब अगली विशेषता है कि ठोस का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। ठोस का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। जितनी भी ठोस वस्तुएं होते हैं उनका एक निश्चित आकार होता है। दूसरी विशेषता है कि ठोस अवस्था में क्या होती है, स्पष्ट सीमाएं होती है। ठोस अवस्था के अंदर स्पष्ट सीमाएं होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ठोस पदार्थ के अंदर जो कण है वो एक निश्चित पैटर्न के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक निश्चित पैटर्न के अंदर, एक निश्चित प्रारूप के अंदर एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए होते हैं और मिलकर एक स्पष्ट क्या बनाते हैं, एक आकार या आकृति बनाते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता है कि ठोसों का जो आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, आयतन इनका बदलता नहीं है। आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर होता है आपका जो घनत्व है, घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होगा, द्रव्यमान बटे में घनत्व। ठीक है, घनत्व का सूत्र होता है आपका D = m/v। ठीक है, D का मतलब क्या है, घनत्व। ये भी मैं आगे समझाऊंगा। फिर m क्या है, m आपका है द्रव्यमान और v क्या है आपका आयतन। तो ठोस जो पदार्थ है उनका जो आयतन है वो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी एक निश्चित जगह को घेरते हैं। ठीक है, अगली विशेषता है इनकी जो संपीड़िता है वो कैसे होती है, नगण्य। संपीड़िता का मतलब है दबाना। संपीड़िता का मतलब है दबाने का गुण, यानी ठोस पदार्थों के अंदर जो दबने का गुण होता है वो क्या होता है, नगण्य। नगण्य का मतलब है न के बराबर, मतलब ठोस पदार्थों को हम हाथ से दबा नहीं सकते। ठीक है, ठोस पदार्थों के अंदर जो संपीड़िता है, संपीड़िता का मतलब है दबने का गुण, तो ठोस पदार्थों के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता और इसी वजह से ये कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब क्या होता है, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। आपके सामने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे यह पत्थर है, ये भी कैसा है, ठोस है। फिर आपके सामने कार है, ये भी ठोस है। फिर आपके सामने बर्फ है, ये भी क्या है, ये भी आपका ठोस है। तो आपको ठोस की ये प्रमुख विशेषता याद रखनी है कि ठोसों का आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच में स्पष्ट सीमाएं होती हैं और ठोस पदार्थों की जो संपीड़िता है, दबने का जो गुण है वो नगण्य, न के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा और कह सकते हो कि ठोस पदार्थों के अंदर जो विसरण का गुण है, विसरण का मतलब है फैलना या बहने का गुण, विसरण का जो गुण है वो भी कैसा होता है, नगण्य, यानी कि न के बराबर। ठोस पदार्थों के अंदर बहने या फैलने का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं ठोस अवस्था की, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी मैंने पहले ही बता दी कि ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होता है। ठोस के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी सबसे कम होती है। लेकिन ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, वो सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करते हैं उदाहरण की। जो हमने ठोस की विशेषताएं पढ़ी है उनके अब हम उदाहरण को डिस्कस करते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है। तो बल लगाने से रबर बैंड का आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है। बल लगाने से जो रबर बैंड है, जो कि कैसा होता है, रबर बैंड आपका ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस। और उस पर जब हम बल लगाते हैं तो उसका जो आकार है वो क्या हो जाता है, उसका आकार बदल जाता है। लेकिन बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में क्या हो जाते हैं, वापिस आ जाता है। यानी जैसे ही हम उस रबर बैंड के ऊपर से बल को हटा देंगे तो वो पुनः अपनी
जो प्रारंभिक स्थिति थी, उसकी जो ओरिजिनल कंडीशन थी, उसके अंदर आ जाता है। और यदि हम हद से ज्यादा बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। मतलब ठोस पदार्थ है वो आसानी से अपनी आकृति या आकार नहीं खोते, लेकिन उन पर अगर हम एक सीमा से ज्यादा बल लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। अगली विशेषता है, ठोस पदार्थों में कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, न्यूनतम, यानी कि न के बराबर होती है या सबसे कम होती है। और यही कारण है कि ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ क्या होता है, आकार होता है। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित क्यों होता है, इसकी वजह है कि ठोस पदार्थों के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है, वो गति नहीं करते। इस वजह से उसका आकार क्या होता है, निश्चित और दृढ़ होता है, मजबूत होता है। अगली विशेषता है, शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है। शर्करा और जो नमक है उनको हम जिस बर्तन में रखते हैं उस बर्तन का ये आकार तो ले लेते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है, ठोस है। क्यों? क्योंकि इनके जो क्रिस्टल है, जो छोटे छोटे कण हैं, उनका आकार वही रहता है, उनका आकार नहीं बदलता है। तो शक्कर और नमक या शर्करा और नमक भले ही इनको किसी के अंदर हम रखने से ये घुल जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये ठोस हैं, क्योंकि इनके जो क्रिस्टल हैं, जो छोटे छोटे कण हैं, उनका आकार क्या होता है, उनका आकार हमेशा निश्चित रहता है। अगला उदाहरण है, हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक हम संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हाथ से बल लगा के जो स्पंज है उसको हम क्या कर सकते हैं, काफी हद तक दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, उसको सिकुड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, लेकिन फिर भी ये ठोस है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो आपका स्पंज होता है, स्पंज के छिद्रों में क्या होती है, हवा भरी होती है, और दबाने से ये हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। स्पंज आपने देखा होगा, साइकिल की जो सीट होती है उसके नीचे लगा होता है, या जो बाइक की सीट होती है उसके नीचे जो रुई नुमा भाग होता है वो होता है स्पंज। उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठोस होती है, लेकिन उसको हम दबा सकते हैं। कारण क्या है कि स्पंज के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, और जब हम उसको दबाते हैं तो हवा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और वो सिकुड़ जाता है, आसानी से दब जाता है। ठीक है, तो भले ही स्पंज के अंदर वो संपीड़न का गुण है, लेकिन वो कैसी प्रकृति है, लेकिन वो ठोस प्रकृति का होता है। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं आपकी ठोस अवस्था के। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था की पहली विशेषता हमने देखी थी कि जो कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वो कैसा होता है, वो होता है मध्यम। कैसा होता है, मध्यम, मतलब द्रव से तो अधिक लेकिन गैस से कम। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखी थी गतिज ऊर्जा, द्रव के कणों के बीच गतिज ऊर्जा। तो द्रव के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी कैसी होती है, मध्यम, यानी ठोस से तो ज्यादा लेकिन गैस से कम। और फिर बढ़ा था हमने आकर्षण बल। तो जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, वो भी होता है मध्यम, मतलब ठोस से कम और गैस से ज्यादा। ये हमने विशेषता पढ़ी थी। अगली विशेषता है कि जो द्रव हैं वो कैसे होते हैं, तरल। तरल का मतलब है इनमें बहने का गुण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पता है कि द्रव के कणों के बीच में क्या होती है, खाली जगह होती है, और उनके अंदर गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है, अतः वो क्या करते हैं, गति करते हैं। और इसी वजह से जितने भी द्रव पदार्थ है, जैसे दूध, जल, घी, इनके अंदर बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता। ये जिनको जिस बर्तन के अंदर हम रखते हैं उस बर्तन का ये आकार ले लेते हैं। कारण क्या है, कणों के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है, इस वजह से द्रव को हम जिस भी बर्तन में रखते हैं ये उस बर्तन का आकार ले लेते हैं। लेकिन द्रव का जो आयतन है वो आयतन क्या होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन है वो आयतन क्या होता है, आयतन आपका निश्चित होता है। फिर द्रवों के अंदर जो संपीड़न है, यानी जो दबाने का गुण द्रव है, वो क्या होता है, वो बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये द्रव की प्रमुख 4 विशेषता है कि द्रवों के आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। फिर द्रवों के अंदर बहने का गुण पाया जाता है, यानी विसरण का गुण, बहने का गुण का मतलब है विसरण का जो गुण है वो द्रव के अंदर पाया जाता है। और फिर
द्रवों के अंदर जो संपीड़न का गुण है वो भी बहुत कम यानी कुछ मात्रा के अंदर पाया जाता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है जल और दूध, तो इसमें बहने का गुण भी पाया जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में आप भरोगे उस बर्तन का आकार ले लेंगे, लेकिन क्या होगा, आयतन निश्चित होगा। क्या होगा, आयतन है वो क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, फिर द्रवों के अंदर जो संपीड़न है वो क्या होता है, वो भी बहुत ही कम होता है या न के बराबर होता है। आगे बात करते हैं उदाहरण की। तो द्रव के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो उसका आयतन क्या रखता है, वो उसका आयतन निश्चित रखता है। ठीक है, यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर लेने पर उसके आयतन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका आकार बदल जाएगा लेकिन उसका जो आयतन है, जो मात्रा है, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। कारण क्या है कि द्रव के कणों का जो आकर्षण बल है वो उसके आयतन को क्या रखता है, निश्चित रखता है। अगली विशेषता है द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, यानी आकार निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में आप भरोगे उसका आकार ले लेंगे। फिर गैसें जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में क्या करती है, विसरण करती है। विसरण का मतलब है बहती है या फैलती है। और यही जो जलीय पौधे हैं और जो जीव हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही पानी में क्या ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं। यानी जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो पानी के अंदर क्या करती है, विसरण करती है, बहती है। और इसी वजह से जल के अंदर जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधे और आपके जो जलीय जीव हैं, वो जलीय पौधे और जो जलीय जीव है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं और पानी के अंदर सांस ले पाते हैं। अगली विशेषता है कि द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। ठीक है, विसरण का मतलब है वो फैलने का गुण ज्यादा होता है, ठोस अवस्था में कम होता है। कारण क्या है, ठोस के अंदर विसरण के गुण का कम होने का कारण है कि जो कणों की गति है वो कणों की गति द्रव में क्या होती है, ठोस की तुलना में ज्यादा होती है, और ठोस के कणों की जो गति है वो क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से ठोस पदार्थों में विसरण का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन द्रव पदार्थ के अंदर विसरण का गुण यानी फैलने का गुण या बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं गैसीय अवस्था की। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा है कि गैस के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान क्या होता है, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा भी कैसे होती है, गतिज ऊर्जा भी मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा होती है। फिर आपका जो आकर्षण बल है, गैस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, सबसे कम यानी कि मिनिमम होता है। ठीक है, विसरण का गुण, फैलने का जो गुण है वो क्या होता है, वो भी सबसे ज्यादा होता है यानी कि मैक्सिमम होता है। अब बात करें विशेषताओं की, तो पहली विशेषता है कि गैसों के अंदर क्या होता है, बहाव। बहाव मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने का गुण रखती है। ठीक है, कारण क्या है कि कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है, और आकर्षण बल कम होने के कारण गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसी वजह से गैसों के अंदर जो बहने का गुण है वो सबसे अधिक पाया जाता है। अगली विशेषता है गैसों में जो संपीड़न है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यानी गैसों के अंदर संपीड़न का मतलब है दाब लगाकर इनको एकत्रित आसानी से किया जा सकता है, यानी दाब लगाकर इनको एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है। फिर गैसों के कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, यानी गैसों के अंदर जो कणों की प्रकृति है, जो पैटर्न है, उसमें कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, क्योंकि कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ही न्यून होता है, न के बराबर। इसी वजह से कण आपस में जुड़े भी एक दूसरे से नहीं होते हैं मजबूती के साथ, और इस वजह से आकार निश्चित नहीं होता। और गैसों के अंदर कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख विशेषता है आपकी गैसीय अवस्था की, कि बहने का गुण पाया जाता है, संपीड़न का गुण सबसे अधिक होता है, कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, और आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। रिक्त स्थान, कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो भी सबसे अधिक होती है, आकर्षण बल सबसे कम होता है, और विसरण का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, जैसे हवा, हीलियम,
ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प, ये सब गैसीय अवस्था के ही क्या है, उदाहरण है। आगे बात करें कुछ और उदाहरण की। देखो, गैस में जो कण हैं वो इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। गैस के जो कण हैं वो इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। कारण क्या है, आकर्षण बल सबसे कम होता है और इसी वजह से गैसों के अंदर बहने का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरी विशेषता, गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। इस वजह से जिस भी बर्तन में इनको रखते हैं ये उस बर्तन का आयतन क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जिस भी बर्तन में हम रखते हैं उस बर्तन का ये आयतन घेर लेते हैं। फिर गैसीय अवस्था में जो कण हैं वो अनियमित रूप से तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं। यानी गति का कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, अनियमित रूप से कैसे भी ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करते रहते हैं। और इसी कारण से जो कण हैं वो आपस में और बर्तन की दीवारों से क्या करते हैं, लगातार टकराते हैं। यानी गैस के जो कण हैं उन गैस के कणों की जो गति है वो कैसी होती है, अनियमित, यानी कोई फिक्स नहीं होता। और इसी वजह से गैस के कण आपस में भी टकराते हैं और जिस भी बर्तन में उनको भरते हैं गैस को, उस बर्तन की दीवारों से भी क्या होते हैं, टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का क्या बनता है, दबाव बनता है। क्या बनता है, गैस का दबाव। यानी जो बर्तन की दीवार है जिसमें हम गैस को भर रहे हैं, तो उस गैस के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर या क्षेत्र पर लगने वाला जो बल है, उस बल के कारण ही क्या बनता है, गैस का दबाव बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने गुब्बारे के अंदर हवा भरी, तो गुब्बारे के अंदर आप क्या भर रहे हो, हवा यानी गैस भर रहे हो। तो आप जैसे जैसे गैस भरते जाओगे, हवा भरते जाओगे, तो गुब्बारा क्या होगा, फूलता जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा, गैस के कण क्या होंगे, गुब्बारे की दीवारों से बार बार टकराएंगे और जब गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी तो वो गैस के जो कण हैं वो बहुत ज्यादा दबाव डालेंगे गुब्बारे की दीवारों पर, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो ये इसी वजह से होता है, गैस के दबाव के कारण होता है कि गैसें हैं वो क्या करती है, वो बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। उदाहरण मैंने बता दिया, गुब्बारे का उदाहरण बिल्कुल साधारण सा उदाहरण है कि जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते जाओगे तो हवा के जो कण हैं वो गुब्बारे की दीवारों पर दबाव डालेंगे और जब दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, आपका फट जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन की। जो पदार्थ है जिसकी तीन मुख्य अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, तो क्या इस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं क्या, द्रव को गैस में बदल सकते हैं क्या, गैस को द्रव में बदल सकते हैं या गैस को ठोस में बदल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखो, प्रकृति के अंदर जो पानी है वो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। प्रकृति में जो पदार्थ है वो कौन सा है, पानी। प्रकृति में एकमात्र पदार्थ पानी एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। जैसे ठोस अवस्था में जो पानी है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में ये पानी के रूप में, और गैसीय अवस्था में ये वाष्प या भाप के रूप में पाया जाता है। तो परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृति में एकमात्र ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो वो है आपका पानी। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में पानी के रूप में और गैसीय अवस्था में वाष्प या भाप के रूप में। अब देखो, पदार्थ की जो अवस्था है क्या वो परिवर्तित हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है। जैसे जो बर्फ है, बर्फ क्या है आपका, ठोस है। बर्फ क्या है, बर्फ आपका ठोस है, लेकिन जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा, ये बदल जाएगा द्रव यानी कि जल के अंदर, पानी के अंदर। जब हम क्या करेंगे, जब हम बर्फ को गर्म करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपके जल यानी कि पानी के अंदर। और इस पानी को अगर हम और ज्यादा गर्म करेंगे, क्या करेंगे, पानी को हम और ज्यादा क्या करेंगे, और ज्यादा हम गर्म करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, तो फिर ये आपका बदल जाएगा आपके गैस या भाप के अंदर। किसमें बदल जाएगा, गैस या भाप के अंदर बदल जाएगा। तो जब हम पानी को गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा गैस या भाप में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि गर्म करने पर जो बर्फ है वो पानी में बदल जाता है
और पानी को गर्म करने पर पानी किसमें बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ की जो अवस्था है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। यहां से हमने क्या देखा कि पदार्थ की जो अवस्था है उसको बदला जा सकता है। जैसे बर्फ है, बर्फ पहले ठोस था, बर्फ को हमने गर्म किया तो किसमें बदल गया, ये ठोस से बदल गया द्रव में, और द्रव को हमने गर्म किया तो किसमें बदल गया, ये वाष्प या गैस के अंदर बदल गया। तो हमने ये देखा कि पदार्थ की जो अवस्था है उसको परिवर्तित किया जा सकता है। अब पदार्थ की जो अवस्था है उसको परिवर्तित करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं, दो। या तो तापमान में परिवर्तन करके या फिर दाब में परिवर्तन करके। पदार्थ की जो अवस्था है उसको हम दो तरीकों से बदल सकते हैं, या तो तापमान में बदल के, तापमान में बदलाव करके, या फिर हम दाब में बदलाव करके। इन दो तरीकों से किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तापमान में परिवर्तन से। ये पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन का एक चार्ट दिया हुआ है कि कैसे पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले उदाहरण लिया है ठोस का। किसका लिया है, ठोस का। तो देखो, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। द्रव का जमना, द्रव का जमना यानी द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना। ठीक है। फिर बात करें द्रव, द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। फिर ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो ये इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना। फिर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव, कि तापमान को बदलकर हम कैसे पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है कि जो ठोस अवस्था है, कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में है उसको अगर हम क्या करेंगे, उसको अगर हम उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो वो कौन सी अवस्था में बदल जाएगा, वो आपका द्रव अवस्था के अंदर बदल जाएगा। और यदि कोई द्रव अवस्था में है और उसको हम क्या देंगे, शीतलता, यानी कि उसको अगर हम ठंडा करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, वो आपका ठोस अवस्था के अंदर बदल जाएगा। मतलब ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाएगा और द्रव को ठंडा करने पर वो किसमें बदल जाएगा, ठोस के अंदर बदल जाएगा। जैसे अभी मैंने देखा था ठोस, हमने देखा था बर्फ, इसको देखा था बर्फ को। बर्फ कैसा था, ठोस था। बर्फ को हमने गर्म किया, वो क्या बदल गया, द्रव में। ठीक है, यानी कि जल में। द्रव की जगह में क्या लिख लेता हूं, जल, यानी कि पानी। यानी बर्फ को जब हमने क्या किया, गर्म किया, तो क्या हो गया, पानी। और पानी को जब हम ठंडा करेंगे तो दोबारा क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। फिर पानी को हम फिर से अगर गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा वाष्प। क्या बन जाएगा, वाष्प। पानी को गर्म गर्म करेंगे तो बन जाएगा वाष्प, और वाष्प को गर्म शीतलता देंगे, ठंडा करेंगे, तो वापस क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मतलब यहां से हमने क्या देखा कि तापमान में अगर हम बदलाव करेंगे तो पदार्थ की अवस्था क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है। ठोस अवस्था अगर है उसको गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, द्रव में। द्रव को गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा, गैस में। ठीक है। गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें बदलेगा, वो द्रव में। और द्रव को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो किसमें बदलेगा, ठोस में। तो तापमान को बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तापमान को बदलकर या तापमान में परिवर्तन करके हम किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है। तो हमने ये सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की जो अवस्था है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। और वही ठंडा करने पर गैस से द्रव और द्रव से क्या बन जाते हैं, ठोस बन जाते हैं। उदाहरण बिल्कुल सरल है आपके सामने। बर्फ, बर्फ ठोस अवस्था में है, गर्म करेंगे तो पानी, पानी को और ज्यादा गर्म करेंगे तो भाप।
फिर बात करें भाप की, भाप को ठंडा करेंगे तो पानी, और पानी को और ज्यादा ठंडा करेंगे तो वापस बर्फ। यानी तापमान को बदल करके हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कैसे हम तापमान में परिवर्तन करके ठोस से द्रव में जब किसी पदार्थ को बदलते हैं तो फिर क्या परिवर्तन होता है और ऐसा क्यों होता है। तो देखें, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमको पता है कि जो तापमान और जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, वो एक दूसरे के समानुपाती है। यानी अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कण बहुत अधिक तेज गति से क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो कण हैं वो अब पहले की तुलना में अधिक तेजी से क्या करते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा, ऊष्मा यानी कि जो हम गर्म कर रहे हैं, उस ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है, जो ऊर्जा ठोस पदार्थ को दी जा रही है, वो क्या कर रही है, वो ठोस पदार्थ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको क्या कर लेती है, जब पार कर लेती है। जब आकर्षण बल की जो सीमा है जो ठोस से द्रव में बदलने के लिए जरूरी है, उस आकर्षण बल की सीमा को जो ऊर्जा हम दे रहे हैं ऊष्मा के रूप में, जब वो उस आकर्षण बल को तोड़ देती है, पार कर लेती है, तो जो ठोस के जो कण हैं वो अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, गति करने लेते हैं। यानी ठोस पदार्थ के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो जब जैसे जैसे कम होता जाएगा तो जो कण है वो अपने मूल स्थान को छोड़ के क्या करेंगे, गति करना शुरू कर देंगे। तो इस दौरान एक अवस्था ऐसी आती है जब जो ठोस पदार्थ है वो पिघल कर किसमें बदल जाएगा, द्रव के अंदर बदल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊर्जा में वृद्धि होती है तो कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। और जैसे जैसे आकर्षण बल कम होता रहेगा तो एक सीमा ऐसी आएगी कि जो ठोस हैं वो अपनी मूल अवस्था को छोड़कर किसमें बदल जाएगा, द्रव के अंदर बदल जाएगा। ठीक है, तो जिस तापमान पर ठोस पिघल कर क्या बनता है, द्रव बन जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ठोस पदार्थ के लिए वो तापमान जिस पर ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव बन जाता है उस तापमान को कहते हैं उस ठोस पदार्थ का गलनांक। जैसे जल के लिए कितना है, यानी बर्फ के लिए कितना है, बर्फ के लिए है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो बर्फ है वो पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछे तो कितना है, 273.16 केल्विन। कितना है, 273.16 केल्विन। ये बर्फ के लिए गलनांक बिंदु है, यानी इस तापमान पर जो बर्फ है वो पानी के अंदर पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी ठोस का जो गलनांक है उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। गलनांक क्या बताता है, उस ठोस पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल की कैपेसिटी को बताता है कि इस लेवल पर आके या इस तापमान पर आके ये जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो बर्फ का गलनांक कितना है, 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं बच्चों संगलन। क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं संगलन। और जिस तापमान पर ठोस हैं वो द्रव में बदलना शुरू हो जाता है उस तापमान को कहते हैं गलनांक। ठीक है, और बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं संगलन। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है एड एनर्जी और यहाँ पर नीचे वाले भाग में लिखा हुआ है रिमूव एनर्जी। एड एनर्जी का मतलब है कि जो ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ को हम जैसे जैसे ऊर्जा देते जाएंगे तो उसके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो कम होता जाएगा। तो जब हम ऊर्जा देंगे
तो ठोस है तो ठोस किस में बदलेगा? ठोस पहले बदल जाएगा द्रव में, और द्रव को अगर हम और ज्यादा ऊष्मा देंगे तो द्रव किस में बदल जाएगा? फिर गैस में। ठीक है, यानी जैसे जैसे ऊर्जा या ऊष्मा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी, वैसे वैसे पदार्थ की अवस्था क्या होती जाएगी? पदार्थ की अवस्था आपकी परिवर्तित होती जाएगी। ठीक है, ये क्या है? कब है? जब हम ऊर्जा को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, देते जाएंगे। फिर है रिमूव एनर्जी, यानी ऊर्जा को हम क्या करेंगे? कम करेंगे, घटाएंगे। तो जब हम ऊर्जा को घटाएंगे तो जो गैस है वो गैस पहले किस में बदलेगा? द्रव में, और फिर द्रव किस में बदलेगा? आपके बर्फ में, यानी कि ठोस में। ये उदाहरण आपके सामने है। जैसे उदाहरण के जरिए मैं आपको समझाता हूं। ऊपर सबसे पहले हमारे पास बर्फ है, ये क्या है? ठोस है। इसको हमने क्या दी? इसको हमने ऊष्मा दी, ठीक है, गर्म किया, तो ये किस में बदला? द्रव में। द्रव को हमने गर्म किया, किस में बदला? गैस में। ठीक है, कब? जब हम इसको क्या दे रहे हैं? जब हम इसको ऊष्मा दे रहे हैं, यानी ऊष्मा क्या हो रही थी? आपकी जुड़ रही थी, ठीक है, प्लस हो रही थी। फिर हमने क्या किया? ऊष्मा को घटाना शुरू कर दिया। तो पहले क्या था? ये गैस, ठीक है, गैस में से ऊष्मा घटाएंगे, यानी इसको हम ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। ऊर्जा जोड़ने का मतलब है गर्म करना, और ऊर्जा घटाने का मतलब है ठंडा करना। तो जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाएगी? द्रव में। ठीक है, और द्रव को ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? ठोस में। वही बात है यहां पर, जैसे ये गैस यानी कि भाप थी, भाप या वाष्प, और वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे तो पहले किसमें बदलेगा? ये द्रव में। ठीक है, ठंडा करने पर किसमें बदलेगा? द्रव में। और द्रव यानी पानी, पानी को अपन और ज्यादा ठंडा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? ठोस में। ठोस यानी कि बर्फ के अंदर। तो ये आपके एक डायग्राम था, जिससे हमने ये देखा कि जब हम किसी पदार्थ को ऊर्जा देते हैं तो पहले ठोस है, ठोस किसमें बदलेगा? द्रव में, और द्रव को अगर हम और ज्यादा ऊष्मा या ऊर्जा देंगे तो किसमें बदलेगा? गैस में। और यदि हम ऊर्जा में कमी करेंगे तो गैस पहले द्रव में बदलेगी, और द्रव फिर किसमें बदलेगा? ठोस में बदलेगा। ये इस चित्र के जरिए समझाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? समान रहता है। तो ऐसी स्थिति में ऊष्मीय ऊर्जा कहां जाती है? हमारे सामने एक प्रश्न है कि जब ठोस द्रव के अंदर क्या होता है? बदल रहा होता है, तो उस स्थिति में ठोस का जो तापमान है वो कैसा होता है? समान रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम उसको लगातार गर्म कर रहे हैं तो जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो ऊष्मा ऊर्जा फिर जाती कहां है? तो इसका उत्तर देखें। गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद, जैसे मैं बात कर लेता हूं बर्फ की, तो बर्फ के लिए गलनांक कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, या कितना था? 273.16 केल्विन। ये किसका है? बर्फ का गलनांक है। किसका है? बर्फ का गलनांक। ठीक है, तो इस गलनांक पर पहुंचने के बाद संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती। जब तक संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती तब तक तापमान नहीं बदलता है, इतना का इतना बना रहता है, यानी कि नियत बना रहता है। क्या बना रहता है? नियत। इतना का इतना बना रहता है कब तक? जब तक बर्फ पूरा पानी के अंदर नहीं बदल जाता। लेकिन हम इसको लगातार गर्म तो कर रहे हैं, तो फिर गर्म करने पर जो ऊष्मा मिल रही है वो कहां जा रही है? तो देखें, कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का क्या होता है? उपयोग होता है। जो लगातार ऊष्मा हम गलनांक पर पहुंचने के बाद भी दे रहे हैं, उस ऊष्मा का उपयोग बर्फ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल था उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ताकि जो बर्फ है वो लगातार पानी के अंदर बदलता रहे। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। और ये माना जाता है कि ये बीकर में लगी सामग्री में क्या होती है? ये ऊष्मीय ऊर्जा छुपी रहती है। इस वजह से इसे गुप्त ऊष्मा भी कहा जाता है। गुप्त का मतलब छुपी हुई, ये हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये उस बर्फ के द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का जवाब था कि जब ठोस द्रव में बदल रहा होता है, ऐसी स्थिति में लगातार उसमें ऊर्जा हम दे रहे होते हैं, फिर भी तापमान समान क्यों होता है? इसका उत्तर आपके सामने है। आगे है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे कहते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात 273 केल्विन पर जल के कणों की जो ऊर्जा है वो उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी। कारण क्या है कि जो जल के कण हैं उसमें एक तो आपकी जो गलनांक वाले तापमान की ऊर्जा है वो भी शामिल है और आपकी जो गुप्त ऊष्मा है वो भी शामिल है। तो यानी जल के कणों के अंदर डबल ऊर्जा होगी, एक तो गुप्त ऊष्मा होगी और एक आपकी गलनांक वाली ऊष्मा होगी। तो उस स्थिति में जो जल के कणों की जो ऊर्जा है वो बर्फ के कणों की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, द्रव से गैस। तो जब हम जल के अंदर क्या देते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी जल को हम गर्म करते हैं, तो जो कण है वो अधिक तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि ये आकर्षण बल को तोड़कर क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर वो उसी तापमान पर, ठीक है, गैस के अंदर क्या हो जाते हैं, बदलना शुरू हो जाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलना शुरू होता है या गैस के अंदर बदलना शुरू हो जाता है उस तापमान को कहते हैं उस द्रव का क्वथनांक। क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक। और जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या कह लो 373 केल्विन। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। अब जो क्वथनांक है ये क्या है, समष्टि गुण है, मतलब कि द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वे वाष्पों में लगातार बदल जाते हैं। क्वथनांक क्या है, समष्टि गुण है, यानी वो तापमान है, वो स्थिति है जहां पर द्रव के कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वो वाष्प के अंदर बदल जाते हैं। तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है। कैसे हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, 273 को जोड़ दिया। 100 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस के अंदर मान है और इसको अगर हमें केल्विन के अंदर बदलना है तो 273 को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 373 केल्विन आ गया। फिर है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, जैसे संगलन की गुप्त ऊष्मा थी वैसे के वैसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तापमान कितना बना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है। कारण क्या है कि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है वो पानी के, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या करती है, तोड़ने का काम करती है और इसी वजह से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा जो ऊर्जा है वो अधिक होती है, क्योंकि उस वाष्प के कणों में दो प्रकार की ऊर्जा है। कौन सी, एक तो क्वथनांक के तापमान की ऊर्जा और दूसरी कौन सी ऊर्जा, आपकी जो गुप्त ऊष्मा है वाष्पीकरण की वो वाली ऊष्मा। इस वजह से इस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो भाप के कण हैं उसकी जो ऊष्मा है वो पानी के कणों की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातज। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज। और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे किसमें बदल जाते हैं, गैस में, ठोस से सीधे गैस में, और ठंडा करने पर गैस से सीधे वापस किसमें बदल जाते हैं, ठोस में, यानी द्रव अवस्था में वो नहीं बदलते हैं।
तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातज, और ये प्रक्रिया है ये कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड, उसको लेके इसका चूर्ण करके क्या करते हैं, हम एक चीनी की प्याली के अंदर डाल देते हैं। आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक चीनी मिट्टी की क्या है, प्याली, क्या है, चीनी मिट्टी की एक प्याली आपके सामने दी हुई है, और इसमें अमोनियम क्लोराइड या कपूर का चूर्ण हमने डाल रखा है। ठीक है, फिर चीनी की प्याली पर कीप को हम क्या करते हैं, उल्टा रख देते हैं, यानी एक ऊपर हमने कीप लगा दिया और ऊपर हमने एक रुई का टुकड़ा लगा के इसे क्या कर दिया, फिट कर दिया। ठीक है, कीप के सिरे पर हमने रुई की डाट लगा दी, और फिर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो आपका कपूर है या जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, वो ठोस से किस में बदल रहा है, सीधे गैस में बदल रहा है, ठोस से सीधे गैस में। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प क्या होती है, संघनित होती है, यानी यहाँ पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड था वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, यानी इसको गर्म करने पर ये ठोस से द्रव में बदले बिना ही सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में, और जब हम ठंडा करेंगे तो ये गैस से वापस किसमें बदल जाएगा, ठोस में। तो ये प्रकार की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। अभी हमने क्या देखा था, तापमान का प्रभाव। तो यदि हम तापमान को घटा दें, क्या करें, तापमान को घटा दें और सिलेंडर में गैस लेकर उसे क्या करें, संपीड़ित करें। संपीड़ित करने का मतलब है दाब को बढ़ाए, क्या करें, दाब को बढ़ाए, इंक्रीज करें, तो कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गैस इसमें बदल जाएगी, गैस आपकी द्रव के अंदर बदल जाएगी। क्या कह रहा है कि हमें तापमान को क्या करना है, घटाना है, और दाब को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ऐसी स्थिति में जो गैस है वो किसमें बदल जाएगी, वो गैस आपके द्रव के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, वही आपके चित्र में बताया हुआ है कि दाब को बढ़ाकर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जैसे यहां पर देखो, कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, कणों के बीच की दूरी ज्यादा थी, फिर हमने क्या लिया, पिस्टन से यहां पर दाब लगाया, तो दूरी क्या हुई, दूरी थोड़ी कम हो गई, और फिर हमने और दाब ज्यादा लगाया तो दूरी क्या होगी, दूरी आपकी और ज्यादा क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि दाब को बढ़ाकर और तापमान को कम करके हम पदार्थ के कणों को पास ला सकते हैं, और इस तरीके का उपयोग करके हम गैस को किसमें, गैस को हम द्रव के अंदर बदल सकते हैं। तो गैस को द्रव में बदलने का एक ही तरीका है कि दाब को बढ़ाकर और तापमान को घटाकर हम गैसीय अवस्था से उसे किसमें ला सकते हैं, द्रव अवस्था के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके का उपयोग करके सिलेंडर के अंदर क्या भरी जाती है, सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है, क्योंकि सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में। तो गैस को क्या किया जाता है, तापमान को घटाकर और दाब को बढ़ाकर क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, गैस के कणों को पास पास लाया जाता है, और फिर जो एक ऐसी अवस्था आती है कि गैस किसमें बदल जाती है, द्रव अवस्था के अंदर बदल जाती है, और इसी तरीके का उपयोग करके सिलेंडर के अंदर गैस भरी जाती है। आगे, ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण क्या होते हैं, नजदीक आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। क्या कह रहा है कि जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके हम शुष्क बर्फ कहते हैं, उसको दोबारा गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटा करके कितना किया जाता है, 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को यदि हमें वापस गैसीय अवस्था की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें अगर बदलना है, तो फिर हमें उस दाब को घटाकर कितना करना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोबारा से जो आपका शुष्क बर्फ था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोबारा से किसमें बदल जाएगा, गैसीय CO2 के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये चित्र हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को क्या दिया हुआ है, अंतराल रूपांतरण दिया हुआ है। ठीक है, ये चित्र हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
आगे बढ़ते हैं वाष्पीकरण, कि वाष्पीकरण क्या होता है और इसके दैनिक जीवन में हमें क्या क्या उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो हमें पता है कि जो पदार्थ हैं, पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए सदैव या तो ऊष्मा देनी पड़ती है या फिर दाब को बदलना जरूरी होता है। भाई पदार्थ की अवस्था को हम कैसे बदल सकते हैं? दो तरीके से, या तो तापमान में परिवर्तन करके या फिर दाब में परिवर्तन करके। इन दो तरीकों से हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। लेकिन हमारा जो दैनिक जीवन में उसमें कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए भी जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है। हमारे दैनिक जीवन के अंदर हमें ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें कोई द्रव पदार्थ उसके क्वथनांक पर यानी उस तापमान पर पहुंचे बिना भी किसमें बदल जाता है? वाष्प के अंदर बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण, जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प के अंदर बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर जब खुले में पानी को हम रखते हैं तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है? पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। तो वहां पर तो हमने उसको गर्म नहीं किया उसके क्वथनांक पर, फिर भी क्या होता है? वो वाष्प के अंदर बदल जाता है। अगला है, गीले कपड़े क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, है ना। तो इन दोनों उदाहरणों के अंदर जल का क्या हुआ, इस बात को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखें, हम जानते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो लगातार क्या होते हैं? गतिशील। पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, वे कभी भी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में अलग अलग मात्रा में क्या होती है? गतिज ऊर्जा। ये तो हमको पता है कि ठोस के कणों के बीच गतिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम होती है, उससे फिर थोड़ी ज्यादा द्रव में होती है और सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैस में होती है। तो एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस, इन तीनों के कणों के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो अलग अलग होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो एक दूसरे के आकर्षण बल से क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। अब बात करें द्रव में, तो द्रव की जो सतह है उस पे जो स्थित कण है उनके कुछ भागों में इतनी अधिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के साथ जो आकर्षण बल के जरिए जुड़े होते हैं उस आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में उनकी अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है और द्रव किसमें बदल जाता है? भाप या वाष्प के अंदर बदल जाता है। तो परिभाषा क्या हुई कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प या गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प या गैस में बदलने की जो क्रिया है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो वाष्पीकरण की क्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला है सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर। ठीक है, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ क्या होती है? बढ़ती है। इसके साथ सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, यानी यदि सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है? एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को क्या करते हैं? फैलाकर सुखाते हैं, क्योंकि फैलाकर सुखाने से कपड़ों का जो सतही क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है और कपड़े आसानी से क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं। ठीक है, और एक आप देखना कि कपड़ों को आप बिना फैलाए सुखा देना और एक कपड़े को आप फैला के सुखा देना, तो जिस कपड़े को आप फैला के सुखाओगे वो जल्दी से सूख जाएगा, क्योंकि फैलाकर सुखाने से उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी और वो कपड़ा आसानी से सूख जाएगा। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर है तापमान में वृद्धि। तो तापमान में वृद्धि होने से भी वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब तापमान बढ़ेगा तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी
तो वो बहुत आसानी से स्वतंत्र होकर क्या करेंगे, गति करेंगे, तो उससे वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर कपड़े क्या हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और सर्दियों के अंदर धीरे धीरे सूखते हैं, या बारिश के समय धीरे धीरे सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों के अंदर जो तापमान है वो ज्यादा होता है, और तापमान ज्यादा होने के कारण जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और इसी वजह से गर्मियों के अंदर जो कपड़े हैं वो आसानी से जल्दी सूख जाते हैं, जबकि सर्दियों और बारिश के अंदर कपड़े हैं वो गर्मियों की तुलना में जल्दी नहीं सूखते हैं। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने से और एक तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। फिर है आर्द्रता में कमी। अब आर्द्रता का मतलब क्या है? आर्द्रता का मतलब है कि वायु के अंदर पहले से ही जल वाष्प की विद्यमता, यानी कि वायु में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा है उसी को कहते हैं हम आर्द्रता। जैसे सर्दियों में या बारिश के समय सुबह जो आपको ओस दिखाई देती है वो आर्द्रता है, यानी वायुमंडल के अंदर जो पानी है वो पहले से ही जल वाष्प के रूप में उपस्थित है, तो उसे कहते हैं आर्द्रता। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प क्या होती है, मौजूद होती है। और जब वायु के अंदर जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यानी यदि वायुमंडल के अंदर पहले से जल वाष्प मौजूद है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आर्द्रता और वाष्पीकरण दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। यदि आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, और यदि वाष्पीकरण कम है तो आर्द्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अगला है वायु की गति। तो जो वायु की गति है वो भी वाष्पीकरण की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। यदि वायु की गति ज्यादा होगी तो फिर वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी, और यदि वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। जैसे आपने देखा होगा कि जो तेज वायु जब बहती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जब हवा तेज चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि हवा के तेज होने से जल वाष्प के जो कण हैं वो वायु के साथ क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, और उसकी वजह से आसपास के वातावरण में जो जल वाष्प की मात्रा है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और जब जल वाष्प या आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कपड़े आसानी से सूख जाएंगे। तो वायु की गति वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु की गति ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी, और यदि वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी कि ठंडक कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता यानी ठंडक कैसे होती है? तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर क्या होता है, वाष्पीकरण। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के अंदर घड़े का जो जल है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है और शीतलता प्रदान करता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो खुला हुआ बर्तन होता है उसमें जो रखा द्रव है उसमें क्या होता है, निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण के दौरान जो कम हुई ऊर्जा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, है ना भाई। वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा में कमी हुई है उस ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए वो बर्तन के अंदर रखा हुआ जो द्रव है वो अपने आसपास से क्या करेगा, ऊर्जा को वापस अवशोषित करेगा, और आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर शीतलता हो जाती है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप एसीटोन या नाखूनों को हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, हमें हथेली को ठंडक महसूस होती है। कारण क्या है? तो इसके कण यानी उस एसीटोन के कण आपकी हथेली या उसके आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, और क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है। और वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा कम हुई है उसकी भरपाई वो कहां से करेंगे, हथेली से या आसपास के वातावरण से करेंगे, जिससे क्या होता है, हथेली पर क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। ठीक है। अगला उदाहरण है, तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में लोग अपने छत पर या जहां पर वो सोते हैं उसके आसपास क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। कारण क्या है कि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा है वो गर्म सतह को क्या करती है, शीतलता प्रदान करती है। यानी
उस पानी को छिड़कने के कारण पानी का क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। अब वाष्पीकरण होगा तो वहां पर ऊर्जा की कमी होगी, तो उस ऊर्जा की भरपाई करने के लिए जो ऊर्जा है वो आसपास के वातावरण से ली जाएगी, जिसकी वजह से आसपास का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से वाष्पीकरण के कारण क्या होती है, शीतलता होती है। अगला है, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों के अंदर हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखिए इसका उत्तर क्या है कि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में, शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें जो पसीना है वो बहुत ज्यादा आता है, जिससे हमें क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और किसमें बदल जाते हैं, वाष्प के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, यानी गर्मियों के अंदर हमारे शरीर से जो पसीना होता है उस पसीने का क्या होता है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा हमारे आसपास के शरीर से क्या होती है, प्राप्त कर ली जाती है। तो वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा है उसके बराबर जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो हमारे शरीर से क्या होती है, अवशोषित होती है। वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा में कमी हुई है उसकी जो पुनः भरपाई है वो कहां से होती है, हमारे शरीर से होती है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जो सूती कपड़े हैं उन सूती कपड़ों में जल का जो अवशोषण है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या करते हैं, पसीनों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाते हैं, पसीने को वाष्पीकृत कर देते हैं। इस वजह से गर्मियों के अंदर में क्या पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है। जैसे कोई गिलास है वो बर्फीले पानी से भरा हुआ है, तो उसकी जो बाहर वाली सतह है वहां पर हमें पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो किसी बर्तन के अंदर जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो जो बर्तन की बाहरी सतह है वहां पर हमें जल की छोटी छोटी बूंदे दिखाई देने लगती है। कारण क्या है कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है, जल वाष्प की जो ऊर्जा है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है उसकी जो ऊर्जा है वो जब उस गिलास के ठंडे पानी के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो वाष्प किसमें बदल जाएगी, वो वाष्प द्रव अवस्था के अंदर बदल जाएगी, जिसकी वजह से वो फिर जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमें उस गिलास के बाहर क्या आती है, नजर आती है। ठीक है, क्योंकि आसपास के वायुमंडल की जो जल वाष्प है जब वो उस नमी के संपर्क में आएगी, ठंडक के संपर्क में आएगी तो वो वाष्प किसमें बदल जाएगी, द्रव में, और इस वजह से हमें वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिलास के बाहर वाले भाग के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने आपके अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ की संपूर्ण व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में हम इसके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।